Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic, that is sampling design. But before we start, let us understand what are the basic parts of a sampling method. The first basic part is the population. Out of this population, we take up a sample and make statistical inferences out of that sample. Now, what do we comprise of a population? What does the entire population here means? The entire aggregation from which samples can be drawn is known as population. Population basically consists of all the persons in a country, in a geographical area, or in a specific economic group, depending for the purpose and coverage of the study. For example, I am trying to conduct a study on the banking industry of India. That means my population of the study would be all the people who are working in banks in India. Whether it's a rural bank, whether it's a government bank, whether it's a private bank, whether it's a public entity. I am talking about all the people who are working in the banking industry. So my population would be all the people who are working in banks, right? This population is represented by capital N. Out of this capital N, we take out a sample, and that sample is denoted by small n. Next is sampling. Out of this population, we take up a small portion of it because it is not feasible to study the entire population in a lot of cases. Wherever it's not feasible to study the entire population, we take out a big portion of it or a group out of it from the population, and that portion is known as sample. Sample are the elements that are selected in a manner that yield most about the information of the universe. Let's take up an example. अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं कि टोटल पॉपुलेशन क्या होती है, टोटल पॉपुलेशन जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल में समझाया कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर जितना भी बैंकिंग स्टाफ पूरे इंडिया में काम कर रहा है वो मेरा पॉपुलेशन हो गया. अब इस बैंकिंग स्टाफ के अंदर से क्योंकि मैं पूरे इंडिया के जितने भी बैंकिंग हैं, अगर मैं एक HDFC बैंक की बात करूं उसमें 92,000 पीपल आर वर्किंग. ICICI की बात करें तो मोर देन 89,000 पीपल आर वर्किंग. अभी मैंने सिर्फ 2 बैंक्स के बारे में बात करें. ऐसे अनगिनत बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, पब्लिक ग्रुप्स हैं. अगर मैं इन सब चीज़ों की बात करूं तो इन सब को मिला कर के मोर देन 50 लाख पीपल आर वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. मोर देन दैट. अगर मेरे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में केटर कर रहा है, तो इन सबको एट अ टाइम कंसिडर करना पॉसिबल नहीं होगा. ऐसी सिचुएशन में हम सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि हम इतने बड़े पॉपुलेशन में से एक हिस्सा उठाते हैं. अब वो हिस्सा कैसे उठाना है, कितना उठाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इस सैम्पलिंग टेक्निक्स. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेंसस. सेंसस के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरी स्टडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंबाला के SBI एम्प्लॉयज़ के ऊपर है. मैंने कहा आई वांट टू बिल्ड अप अ स्टडी ऑन द SBI बैंक एम्प्लॉयज़ इन अंबाला. दैट्स इट. इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला. तो इस केस में जो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अंबाला में SBI में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे, जो कि मुश्किल से 150 के आसपास हैं. तो मैं चाहूँ तो ये मैं पूरा का पूरा सैम्पल एज इट इज़ उठा सकती हूँ. जब मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन को एज इट इज़ उठा लेती हूँ तब मैं उसको कहती हूँ सेंसस अप्रोच. सेंसस अप्रोच का मतलब ये है कि आई एम टेकिंग
complete study and I'm building up a study on the complete population of my study, तो हम उसको census approach कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करनी है. सो इस चीज़ के अंदर मेरा इंटायर पॉपुलेशन इज सेंसस. दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. Then when I'm considering the entire population, then that is census approach. सैम्पल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब मैं एक सिलेक्शन करती हूँ किसी यूनिट का फ्रॉम द एंटायर ग्रुप, देन इट बिकम्स द सैम्पल. नेक्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन. मैंने आपको पहले भी समझाया कि टारगेट पॉपुलेशन का मतलब मेरी पूरी की पूरी, अब जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आई वांट टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन द प्राइवेट बैंक्स, तो सबसे पहले मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी? द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री. उसके अंदर से मेरी स्टडी पॉपुलेशन हो जाएगी मेरी ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री. उसके बाद इस प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में से मैंने अपने जो सैम्पल को सिलेक्ट किया है या उसमें से जो मेरा एक छोटा पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया, दैट विल बी माय सैम्पल. बट ये मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी इज़ डिटर्मिन्ड बाय सैम्पलिंग टेक्निक्स. नेक्स्ट इज़ whenever we are taking up samples, we need to avoid a lot of errors. ये errors कौन कौन से हो सकते हैं? सैम्पल में हमेशा एक सबसे बड़ा एरर आने के चांसेस ये होते हैं कि आप जो भी सैम्पल ले रहे हैं उसमें सारे मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं. इसीलिए कई बार जो आपकी पूरी पॉपुलेशन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हट जाते हैं, राइट. सो इस वजह से वी शुड अवॉइड दोज सैम्पलिंग एरर्स जो उस सैम्पल की सिग्निफिकेंस को कम कर दे. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. Types of sampling is done on the basis of two ways. One is probability sampling and the other one is non-probability sampling. Probability sampling is again connected to probability. Probability basically means where each and every unit in the population has a chance to be a part of the sample. आपकी जितनी भी entire population है उस पॉपुलेशन में से हर मेंबर का इक्वल चांस है कि वो सैम्पल का पार्ट बन सकता है. देन इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. जब हम ऐसी सैम्पलिंग करते हैं when each and every unit does not have the probability or does not have the chance of being a part of the sample, then it becomes नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. हम जब भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं उस केस के अंदर वी ऑलवेज प्रेफर यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. वी नेवर प्रेफर यूजिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन आवर थीसिस और इन आवर रिसर्च पेपर्स. जब भी आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तब उस केस के अंदर आप मैक्सिममली पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं. जब भी आपकी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी पे है आप कभी भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ नहीं करेंगे. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर एक और बहुत बड़ा बेनिफिट आता है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि इस सैम्पलिंग के अंदर हर यूनिट का इक्वल चांस था कि वो सैम्पल का पार्ट बन सके, इसीलिए जो इनके रिज़ल्ट्स हैं हम इनको जनरलाइज्ड फॉर्म में भी बोल सकते हैं. अगर ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये कभी भी बायस्ड आने के चांसेस कम होते हैं. ये सारे रिज़ल्ट्स जो हैं ये जनरलाइज्ड फॉर्म में आ सकते हैं. Then when we discuss about probability sampling, simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling and multi-stage sampling are a few parts of probability sampling. Now the first part we are going to talk about is stratified random sampling.
stratified random sampling is where we divide the entire population into different stratas. Now what happens is, जब आपकी जो population है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, for example if I'm talking about the Indian banking industry, Indian banking industry के अंदर employees of ICICI Bank would be different, or the attitude would be different from the employees of SBI Bank. Now this population is heterogeneous. I am again repeating, the entire population is heterogeneous. That means the attitude of SBI people is different from the attitude of the people in ICICI Bank. Now when I am supposed to take a sample, how will I decide the sample? In this case, we divide the entire population into different stratas. Now, if I'm supposed to make a study on the Indian banking industry, I will make a strata for ICICI Bank employees, then I would make a strata for SBI Bank employees. Then another strata would consist of let's say HDFC Bank, and another strata would consist of Central Bank of India. Now these are all different stratas. These stratas are heterogeneous in nature, but the employees or the sample within one strata are same, right? The samples within one strata are homogeneous. Now let's take up an example in Hindi. अगर आप लोगों ने एक पॉपुलेशन को कंसिडर करना है, मैंने आपसे कहा पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जब मुझे बैंकिंग एम्प्लॉयज़ की बात करनी है, इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ की बात करनी है, इन दैट केस दीज इंडियन बैंकिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं, इसमें SBI में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी होंगे, इसमें HDFC में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी होंगे. द बेसिक नेचर और जो एटीट्यूड और प्रेफरेंस एक SBI बैंक एम्प्लॉय का होगा, ऑन दी अदर हैंड वही एटीट्यूड और प्रेफरेंस एक HDFC बैंक के साथ मैच नहीं करेगा. ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ये पॉपुलेशन है, उनका बेसिक एटीट्यूड और प्रेफरेंस अलग अलग हैं. तो जब हमारे पास ऐसी अलग अलग पॉपुलेशन होती है, तो हम इन अलग अलग पॉपुलेशंस का एक अलग अलग स्ट्राटा बना लेते हैं. एक स्ट्राटा हम बनाएंगे ICICI बैंक वालों का, एक स्ट्राटा मेरा बन जाएगा SBI बैंक एम्प्लॉयज़ का, एक स्ट्राटा मेरा हो सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ का बन जाए, एक स्ट्राटा हो सकता है मेरा PNB बैंक का बन जाए. इस तरीके से मैं अलग अलग स्ट्राटास बना लूँगी. लेकिन इस स्ट्राटा के अंदर अब अगर मैं ICICI बैंक एम्प्लॉयज़ की बात करूं, तो उनका जो बेसिक नेचर है वो एक बेसिक प्रेफरेंसेस अबाउट प्रोडक्ट्स, बेसिक सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जो होगा वो एक दूसरे से मिलता जुलता होगा. विद इन ICICI यानी कि विद इन एक स्ट्राटा के अंदर जो लोग होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं. स्ट्राटास अगर मैं ऊपरी तो पूरा का पूरा स्ट्राटा कंसिडर कर रही हूँ तो वो अलग अलग है, लेकिन स्ट्राटा के अंदर जो लोग हैं वो सिमिलर होंगे. ठीक है. अब इस तरीके से जब मैंने अपने स्ट्राटास डिवाइड कर लिए, अब जब मुझे सैम्पलिंग लेनी होगी तो एक स्ट्राटा में से मैंने 5 लोग ले लिए. मान लीजिए मैंने ICICI वाला जो स्ट्राटा था उसमें से 5 एम्प्लॉयज़ उठा लिए, दूसरी तरफ SBI का जो स्ट्राटा था उसमें से 5 एम्प्लॉयज़ उठा लिए. इस तरीके से मेरी हर सैम्पल को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी. सी दिस इज़ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मेरी जो ब्लैक है वो एक तरीके के लोग हैं. ये ब्लैक, ग्रे एंड येलो ये तीनों आपस में डिफरेंट है, इसीलिए ये हिट्रोजीनियस है. लेकिन जो ब्लैक है वो अंदर से सेम है. स्ट्राटा के अंदर वाले लोग एक जैसे होते हैं और ये अलग अलग स्ट्राटाज है, एक ब्लैक, एक ग्रे एंड एक येलो. दिस शो दैट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे हिट्रोजेनिटी है लेकिन एक स्ट्राटा के अंदर होमोजीनिटी होती है. अब मैंने इनमें से कोई भी मैं पर्सन सिलेक्ट कर लूँगी तो मेरे इक्वल एंड एवरी चांस होता है उस स्ट्राटा में से उस बंदे के सिलेक्शन होने का. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग.
क्लस्टर सैम्पलिंग इज अगेन अ 2-स्टेज सैम्पलिंग वेयर जैसे हमने अभी स्ट्रैटास डिसाइड किए उसी तरीके से हम अपने क्लस्टर्स बनाते हैं, लेकिन क्लस्टर्स और स्ट्रैटास में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्लस्टर्स आर होमोजीनियस ग्रुप्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रैटा हम कब बनाते हैं, जब मैंने क्या करना था, एक ICICI का लेना था, एक SBI का लेना था। यहाँ पर आप क्लस्टर सैम्पलिंग को एक और नाम दे सकते हैं जिसको हम एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरे इंडिया की सैम्पलिंग लेनी थी। मैंने क्या किया, इंडिया के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के मेरी एंटायर पॉपुलेशन है बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने इंडिया को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया। जैसे मान लीजिए हरियाणा इज़ वन क्लस्टर, देन पंजाब इज़ वन क्लस्टर, देन राजस्थान इज़ अनदर क्लस्टर। इस तरीके से ये सारे क्लस्टर्स डिवाइड हो गए। ये जो क्लस्टर्स हैं वो ऊपरी तौर से होमोजीनियस है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दीज आर सिमिलर क्लस्टर्स। इस क्लस्टर में से अगर मैं इस क्लस्टर के अंदर की बात करूं, ऊपरी तौर पे मेरा क्लस्टर सेम है, होमोजीनियस क्लस्टर्स बने हैं, लेकिन इस क्लस्टर के अंदर जो लोग होंगे वो हीट्रोजीनियस होंगे। लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक तरीके की वो बना ली। ये मेरा एक क्लस्टर बन रहा है, ब्लू बॉल्स, देन ग्रीन बॉल्स, देन पर्पल बॉल्स, देन रेड बॉल्स एंड देन ऑरेंज बॉल्स। दीज आर ऑल क्लस्टर्स, राइट। अब मैंने पूरा का पूरा एक रेड बॉल वाला क्लस्टर ले लिया और ऊपर से मैंने एक ब्लू बॉल वाला क्लस्टर ले लिया। ये ऊपरी तौर पे क्लस्टर्स जो हैं वो सेम दिखने वाले थे, लेकिन इसके अंदर के जो लोग होंगे वो हीट्रोजीनियस होंगे। अब अगर मैंने हरियाणा क्लस्टर अगर मान लीजिए सिलेक्ट किया है, तो इस हरियाणा के क्लस्टर के अंदर जो लोग होंगे दे आर ऑफ सिमिलर पैटर्न, दे आर ऑफ heterogeneous pattern. जब भी whenever you are taking a cluster, the clusters are homogeneous, but within a cluster the people or the sampling units are heterogeneous. The clusters are homogeneous, but the people within a cluster are heterogeneous. Right, I've explained the cluster sampling. How will we do it? Next comes the systematic sampling. Before we go for systematic sampling, I would like to explain another thing, that is random sampling. Random sampling is applicable when your entire population is known and the entire population is small and homogeneous. मान लीजिए यू आर सपोज टू टेक अ सैम्पल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज। मैंने आपसे कहा आपको, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द कल्चरल डिफरेंसेस इन अमंग्स द स्टूडेंट ऑफ SD कॉलेज। मैंने आपसे कहा कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर आपको पढ़ना है इन अमंग्स द स्टूडेंट्स ऑफ SD कॉलेज। नाउ SD कॉलेज हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे SD कॉलेज के पास एक नंबर ऑफ लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। एक कॉलेज के अंदर एट मैक्स 10 से 12,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। व्हेन देयर आर 10 to 12,000 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, उस कॉलेज के 10 to 12,000 वो जो है ये होमोजीनियस है। कॉलेज के बच्चे एक ही एज ग्रुप को बिलोंग करने वाले बच्चे हैं। यहाँ पे देयर एज ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम 18 to 22 और व्हेन मास्टर क्लासेस आर देयर एज ग्रुप्स इज मैक्सिममली फ्रॉम 17 to 23। जब आपके पास एक होमोजीनियस ग्रुप है और ये रेडली अवेलेबल ग्रुप है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस पॉपुलेशन में से रैंडमली कोई भी बंदा सिलेक्ट कर लेते हैं और उस बंदे को हम सवाल पूछते हैं। लेट्स टेक अप एन एग्जांपल ऑफ लॉटरी सिस्टम। आपने कभी भी लॉटरी में देखा होगा, जब भी आप किसी एक वेंडर से लॉटरी खरीद कर आते हैं, उसके पास एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ही होती है। वो लॉटरी का एक टिकट आपको देता है और उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसमें आपका लॉटरी नंबर है वो अपने पास रख लेता है।
वो पूरा का पूरा बॉक्स जिसमें जितनी उसने टिकट्स भेजी है वो उसकी पॉपुलेशन हो गई। अब इसमें से एवरी लॉटरी टिकट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। लेट्स टेक एन लुक एट दिस। ये यहाँ पर इसके पास पूरा का पूरा लॉटरी टिकट्स का एक बकेट है, इसमें से वो सिलेक्ट करेगा। इस पूरे बकेट के अंदर हर टिकट का इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सो दिस इज रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब ये होता है जब मुझे मेरी एंटायर पॉपुलेशन नोन हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन ओरल टेस्ट इन माई क्लास। मेरी पूरी पॉपुलेशन मुझे पता है दैट आई हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 80 स्टूडेंट्स, लेट्स से। Up what am I going to do is I am going to select. So what I'm going to do is I'll take up every nth number. First number I'll take up by random. Let's say I'll put up a slip and मैंने मान लीजिए third item निकाल लिया. तो now every third item in my third student in my class will come and give me a random test that day. Let's say I selected the third number. So roll number 3, 6, 9, 12 are my part of the sample for that test. Look, I've taken up an example in which every third person is selected from the sample. Next is multi-stage sampling. Multi-stage sampling, it clearly shows where we are doing sampling in multi-stages. Now, how we do it is, सबसे पहला हम क्लस्टर्स बना लेते हैं. अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ क्लस्टर्स ओनली. इसमें हम क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम मान लीजिए हमने पूरा का पूरा स्टेट ले लिया है. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने रैंडम नंबर से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया विद इन अ स्टेट. आप मान लीजिए जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी. सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज, हमने ये अपने पास अलग अलग एरियाज बना लिए. सो दिस इज द फर्स्ट सैम्पलिंग इज the states in India. Now from that states we are going to select, let's say, some districts out of it. Now the first stage was we selected a state out of the country. Then in the next stage we are going to select a district out of that state, and in the third stage we are going to take out one out of that small district we might take up a small city into it. Let's say we have taken up an example of Haryana. Out of Haryana we selected different districts like Ambala Cant, and Ambala Cant mein we've taken up a district small portion. Let's say I've taken up a area of Maheshnagar. So in that situation मेरी सबसे पहली स्टेज थी हरियाणा, दूसरी स्टेज थी अम्बाला, अम्बाला के बाद मेरी तीसरी स्टेज थी आप Maheshnagar. So that now I have broadened my sample from 1, 2 and then 3 stage. Here 3 stages are involved. Out of this, when I'm taking Maheshnagar, in Maheshnagar more than 10,000 people must be residing. So what will I do is, out of that also I'll select few houses. Now this is multi-stage sampling. Let's look at this example. Here is stage 1, the entire country. Out of that stage 2, where I've taken up a state. Out of state I've taken up let's say a particular area, and out of area we've taken up some individuals from a particular house. Next is non-probability sampling. Non-probability sampling is a sampling technique where each and every individual unit does not have equal chance of being selected into the sample. Where we are taking non-probability sampling, we definitely take non-parametric tests, and here the results cannot be generalized because each unit did not had equal chance of being a part of the sample. Non-probability sampling, we have 4 ways of doing it. One is convenience sampling, the other one is quota sampling, then judgmental sampling, or I would say purposive sampling, or snowball sampling. Convenience sampling is the most easiest manner in which the person takes up a sampling unit as per his own convenience.
the entire population, I have taken up this small segment as my convenient sampling because it is feasible for me and it's convenient for me to address these people as my sample. Next is quota sampling. This is most commonly used in non-probability sampling. Here what we do is we divide the population into subgroups just like we do in stratified sampling. Then on the basis of our judgment or on the basis of our way, we select one particular segment and we do sampling out of it. Now let's take up this example. Here there are some radio listening people. These people are listening radios. Now what I've done is, how many people are listening radios? Let's say 60% are housewives, 25% are farmers, and 15% are under the age group of let's say I would say 50, under the age group of 50. Let's say students are there. Now what I will do is, on my choice, these are different quotas or these are different stratas like we've already decided. Now instead of taking random sampling out of these quotas or instead of taking the entire strata, what I do is I take it up as on my choice. I just take up 300 people from the housewife, then I take 125 people from the farmers, and I take 75 people from the children. Now these are I have taken up a sample of 500 people out of it. Now this final selection is on the basis of my personal judgment, not based on any random numbers being given to it. Next is judgmental sampling. Judgmental sampling is on the thought process of the researcher. Judgment wherever that researcher feels like he selects that person or he selects a particular area for his study. The researcher may think of a particular area to be the most suitable for his study, so that is why he's taken up this without any reason, without any without any background. The researcher may take it up as his own judgment. Look, this is the students. This is a group of students. Instead of taking it on a random number so that each and every student gets a chance, I may take up a judgment and might select up the students from the class. Like for example, हमने एक एग्जाम्पल लिया, छोटे बच्चों की क्लास है जिसके अंदर करीब 40 बच्चे पढ़ते हैं. उस छोटे से बच्चों की क्लास में से मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना था. अब मैं एक तरीका तो ये हो सकता था कि आई वुड हैव गिवन ऑल दी 40% स्टूडेंट्स इक्वल चांस, उनको कोई कंपटीशन करा के, एंड आई वुड हैव द पर्सन हु विन्स दैट कंपटीशन might have become the class prefect. But no, what was done was कि मैंने अपने ही जजमेंट से किसी एक बच्चे को उठाया और उसको क्लास प्रीफेक्ट बना दिया. Then the last option is snowball sampling. Snowball sampling is a special non-probability sampling where the desired sample characteristics are rare. The researcher starts with one key person and that key person introduces him to the next person. Let's say for example snowball sampling के अंदर मान लीजिए मुझे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में पता करना है. So what I'll do is I'll go and address one person and ask him, do you read economic times? Yes, he says yes, I read economic times. And he may give me a reference of two other people who are reading economics times. Then I would go on the reference of the first person, मैं second person के पास जाऊंगी उसका reference लेकर के. Let's take an example of another thing. मान लीजिए आप एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं. एमवे जो है वो सबसे ज़्यादा स्नोबॉल सैम्पलिंग करता है. एमवे के प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, एमवे वाले आप एमवे वाले के पास गए, आपने उससे बोला कि आप एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. उसने कहा हाँ मैं यूज़ करती हूँ. उसने कहा क्या आप मुझे ऐसे कोई और लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया हो. उसने आपको 2 लोगों का और नाम बता दिया जिसने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ किया है. अब आप उन 2 लोगों के पास जाएंगे,
उन 2 लोगों से पूछेंगे क्या क्या आप मुझे बता सकते हैं और किसी ने ऐसा यूज़ किया हो। सो इस तरीके से स्नोबॉल होती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लोग। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सैम्पलिंग एरर्स के अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान देने की होती है, दैट इज़ बायस्ड एरर। हम अपने जजमेंट, अपनी चीज़ों की वजह से कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर, साइज ऑफ द सैम्पल के अंदर हम बायसनेस ले आते हैं। वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ एरर्स। अनबायस्ड एरर और रैंडम सैम्पलिंग एरर, difference between the members of the population included or not included. Whenever we are taking a random sampling, that random sampling should include the different kind of people. अगर आपकी जो population है वो बहुत ज़्यादा heterogeneous है, तो उस केस के अंदर random की बजाय we should go for stratified sampling और clustered sampling. Methods of reducing sampling errors, we should always define what kind of selection do we want to do. We should always document, we should have always a systematic documentation for all the kind of research work we are doing. We should have pre-testing in our things, and we should have a enumeration about everything. Enumeration basically means we should have a detailed thought process about selecting each and every sample. We should try and control all the kind of methodological biasness, and we should always try to select the most appropriate sampling techniques. आपको अपनी सैम्पल यानी कि यूनिवर्स पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए सैम्पलिंग टेक्निक का सिलेक्शन करना चाहिए. Thank you. That's all from my side. Have a nice day.